नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल विषय की इस टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम भारत का भूगोल विषय की टेस्ट सीरीज के द्वितीय पार्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सीरीज का सेकंड पार्ट का प्रथम प्रश्न। और प्रथम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। आपको बताना है कि भारत जो है वो श्रीलंका से किस के द्वारा जो है वो पृथक हो रहा है, इसका आंसर देना है आपको। तो इसमें ए ऑप्शन है स्वेज नहर, बी है पाक जलडमरू मध्य, सी है खंबात की खाड़ी और डी है कच्छ की खाड़ी। तो भारत श्रीलंका से किस आधार पर पृथक होता है? ए स्वेज नहर के द्वारा पृथक होता है, बी पाक जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होता है, सी खंबात की खाड़ी के द्वारा पृथक होता है और डी कच्छ की खाड़ी के द्वारा पृथक होता है। तो आपको सही आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है वो भारत श्रीलंका से पृथक होता है। तो ये देखिए इसकी प्रश्न की व्याख्या के आधार पर ये आपके दक्षिणी भारत का मानचित्र दिया गया है और इस दक्षिण मानचित्र के दक्षिण की तरफ आपको क्या दिख रहा है? श्रीलंका। और श्रीलंका जो है वो किसके माध्यम से पृथक है? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है वो भारत से पृथक होता है। तो ये पाक जलडमरू मध्य का जो भाग है वो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के दक्षिणी भाग से और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच का मध्यवर्ती भाग है, जिसे प्राचीन समय में राम सेतु के रूप में पुकारा जाता था। तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य है जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पृथक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका दूसरा प्रश्न। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो इस प्रश्न के आधार पर यह बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। तो तीन के साथ जो सीमा बना रहा है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो सीमा बना रहा है, ऐसे राज्य को आपको इस प्रश्न में खोजना है। तो इसमें ए ऑप्शन रहता है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन क्षेत्रों में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा रहेगा इसका आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, डी हो जाएगा। डी जो है सिक्किम राज्य जो है वो भारत के नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में रहती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो यह है आपके भारत का मानचित्र और भारत के मानचित्र में ये जो हिस्सा है वो किसका है? ये है सिक्किम का। और सिक्किम के साथ देखिए इधर नेपाल के साथ सीमा लग रही है, इधर चाइना के साथ और इधर वाली साइड में भूटान के साथ। तो हमारे पास जो सिक्किम प्रदेश है, सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान के साथ जो है वो सीमा बनाता है। तो ये मूलतः विशेषता किसकी रहती है? सिक्किम की रहती है। तो इसके आधार पर आपका आंसर जो है वो कौन सा? सिक्किम से ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से भारत के साथ किस देश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नहीं लगती है? आपको इन चार ऑप्शन में से देख करके ये बताना है कि भारत के साथ किस देश की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नहीं लगती है। और इसमें ऑप्शन में चार देश दे रखे हैं, वो कौन से हैं? ए तो है चीन, बी बांग्लादेश, सी कजाकिस्तान और डी म्यांमार। चीन, बांग्लादेश,
कजाकिस्तान और म्यांमार, ये चार ऑप्शन हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसकी सीमा जो है वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नहीं लगती है, तो वो आपको बताना है। तो किसकी सीमा नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की सीमा जो है वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नहीं लगती है। तो ये है विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति। इसके आधार पर देखते हैं कि भारत के साथ किन किन देशों की सीमाएं लगती है। तो भारत के साथ पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इसके अलावा नेपाल के साथ, चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। दूरस्थ बिंदु में इस मानचित्र में देखें तो श्रीलंका के साथ सीमा लग रही है। तो ये वो देश हैं जो कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश रहते हैं। तो इस आधार पर यहां पर कहीं भी कजाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यह है आपका चौथा प्रश्न। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो हमारे पास में ये चार राज्य दिए गए हैं ए, बी, सी और डी ऑप्शन के अंतर्गत। इन चारों में से देख करके आपको ये बताना है कि भारत के साथ इन चारों में से किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार देश के साथ सर्वाधिक लगती है। तो किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ सर्वाधिक लगती है, वो आपको इसमें से खोजना है। तो जिसमें ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है नागालैंड। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, तो इन चारों में से किसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ लगती है, आपको यह बताना है। तो किसकी सीमा जो है वो सर्वाधिक लगती है, तो इसमें सर्वाधिक लगती है अरुणाचल प्रदेश की। बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो म्यांमार देश के साथ सर्वाधिक लगती है। तो ये देखते हैं अपनी व्याख्या, यह है भारत का पूर्वोत्तर भाग। पूर्वोत्तर हिस्से के अंतर्गत देखें तो भारत की सीमा किसके साथ लग रही है, म्यांमार के साथ लगती है। तो ये जो पूरा हिस्सा जो है वो किसका है, म्यांमार क्षेत्र का हिस्सा रहता है, जिसके साथ किसकी सीमा लग रही है, भारत की सीमा लग रही है। अब देखते हैं कि भारत की म्यांमार के साथ ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिनकी सीमा लग रही है। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, नागालैंड की सीमा लग रही है, मणिपुर की सीमा लग रही है और मिजोरम की सीमा लग रही है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है वो म्यांमार देश के साथ लग रही है, जिनमें से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सीमा जो है वो किसके साथ लग रही है, सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ लग रही है। और किसकी, तो म्यांमार की लग रही है। तो ये विशेषता जो है वो इस प्रश्न की रहेगी। तो इस आधार पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यह है आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न है भारत के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। भी हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था और इस राज्य को जो है वो वर्तमान में दो हिस्सों में विभक्त कर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस राज्य को तोड़ करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो आपको यह बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, भी हमें आधिकारिक रूप से जो है वो इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। ए ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019, बी ऑप्शन है 2 नवंबर 2019, सी है 27 नवंबर 2019 और डी ऑप्शन है 5 अगस्त 2019। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। कौन सा रहेगा,
ए 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आते हैं। तो ये मानचित्र है और इस मानचित्र के अंतर्गत ये है आपका J&K जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो हिस्सा जो है वो किसका है, ये हिस्सा रहता है लद्दाख का। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से जो है वो अस्तित्व में आते हैं। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा रेखा को किस नाम से पुकारते हैं ये आपको बताना है, जिसमें ए ऑप्शन रहता है डुरंड रेखा के रूप में, बी है मैकमोहन रेखा के रूप में, सी है मैगिनॉट रेखा के रूप में, और डी है रेड क्लिफ रेखा के रूप में। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी रेड क्लिफ रेखा। तो सही आंसर क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्यवर्ती जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के रूप में पुकारते हैं। तो यह है आपके भारत का मानचित्र, और इस मानचित्र में ये जो हिस्सा जो है वो किसके साथ लग रहा है, पाकिस्तान के साथ लग रहा है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं, रेड क्लिफ रेखा के रूप में पुकारते हैं। तो ये हिस्सा रेड क्लिफ रेखा के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके प्रश्न में और भी शब्द दिए हुए थे जिनमें डुरंड रेखा जो है वो डुरंड रेखा किन किन के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की लाइन जो है वो किस नाम से पुकारी जाती है, डुरंड रेखा के रूप में पुकारते हैं। और मैकमोहन रेखा का संबंध किससे रहता है, भारत और चीन से। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य अवस्थित रहती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 7वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आपको यह बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार पाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 में एक दे रखा है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी त्रिपुरा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, और त्रिपुरा इसका सही आंसर रहेगा। तो भारत के साथ जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को मानचित्र के अंतर्गत, और मानचित्र में हम देखते हैं त्रिपुरा क्षेत्र को, और ये है आपका पीले रंग में जो मानचित्र दिखाया गया है वो क्या है, ये है त्रिपुरा का क्षेत्र। अब इस त्रिपुरा के अंतर्गत देखोगे तो त्रिपुरा की सीमा इधर वाले हिस्से में किससे है, बांग्लादेश से, इस दिशा में बांग्लादेश से, और ये नीचे की तरफ भी बांग्लादेश से। तो इस प्रकार से त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से किसके साथ घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में आपकी 3 व्याख्याएं दी गई है, और इन तीनों व्याख्याओं को ध्यान से पढ़ करके समझ करके आपको ये बताना है तीनों में से कौन सी व्याख्या सही है और कौन सी गलत है। वो कूट के आधार पर बताना है कि सही कूट कौन सा रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्या रहता है। पहला है असम से संबंधित, असम राज्य की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है। तो असम की इसमें दे रखी है भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल देश के साथ। फिर है मिजोरम, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। तो आपको इसके आधार पर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। भी प्रश्न एक बार पुनः देखिए कि हमें 3 व्याख्याएं दी गई है,
जिनमें ये बताना है कि तीनों में से कौन सी सही है, उस कूट के आधार पर हमें आंसर देना है। जिसमें असम की सीमा दिखा रखी है भूटान और बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा दिखा रखी है भूटान और नेपाल के साथ, मिजोरम की सीमा दिखा रखी है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो उपयुक्त के आधार पर आपको कारण सहित समझ करके बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो अब इसमें दे रखा है ए ऑप्शन, ए के अनुसार है 1, 2 और 3, अर्थात तीनों व्याख्याएं ही ए ऑप्शन के आधार पर सही बताई गई है। बी ऑप्शन कहता है कि ऊपर जो व्याख्या दी गई है उसमें 1 नंबर और 2 नंबर सही है। सी ऑप्शन कहता है 2 नंबर और 3 नंबर व्याख्या सही है, और डी ऑप्शन कहता है 1 और 3 जो व्याख्या है वो सही है। अब आपको मंथन करके ये बताना है कि कौन सी व्याख्या जो है वो इस कूट के आधार पर सही है। ए आंसर सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? इसमें सही आंसर रहेगा आपका 1 नंबर ए। 1, 2 और 3 तीनों ही व्याख्याएं जो है वो इस प्रश्न के अंतर्गत सही दी गई है। भी असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ ही लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो भूटान और नेपाल के साथ ही लगती है, और मिजोरम की सीमा जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही लगती है। तो तीनों ही सही है। तो आइए हम देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत मानचित्र में इसका संबंध। तो मानचित्र में अगर हम देखें तो हमारे पास में ये जो है वो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र में देखिए हमारे पास असम क्षेत्र, ये है असम क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है बैंगनी कलर में, ये है असम राज्य। तो इस असम राज्य को देखोगे तो यहां से देखो ये किसके साथ सीमा बना रहा है? बांग्लादेश के साथ। यहां से ये बांग्लादेश के साथ और ऊपर से ये भूटान के साथ। तो असम राज्य जो है वो बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो ये आंसर आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहता है। इसी प्रकार से दूसरा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल जो है ये पीले रंग की जो बाउंड्री है वो संपूर्ण किसकी है? ये है पश्चिम बंगाल राज्य की रहती है। अब इस पश्चिम बंगाल को देखिए, ये सीमा किसके साथ बना रहा है? बांग्लादेश के साथ। ये किसके साथ सीमा बनाता है? भूटान के साथ। और ये किसके साथ सीमा बना रहा है? नेपाल के साथ। तो पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। और प्रश्न के आधार पर देखें तो इसमें दे रखा है भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो उस आधार पर यह प्रश्न सही है कि यहाँ नेपाल के साथ है और यहाँ भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो ये व्याख्या भी आपकी क्या रहेगी? इसमें सही रहेगी। और तीसरा दे रखा है आपका मिजोरम का। तो मिजोरम क्षेत्र है आपका ये वाला हिस्सा, ये मिजोरम है। तो मिजोरम जो है वो किसके साथ सीमा बना रहा है? इधर से म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है और इधर वाले हिस्से से किसके साथ बना रहा है? बांग्लादेश के साथ। और प्रश्न में भी यही दे रखा है कि मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो ये व्याख्या भी इस प्रश्न के आधार पर क्या है? सही है। तो इसलिए 1, 2 और तीनों व्याख्याएं ही इस प्रश्न में क्या रहेगी? सही रहेगी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आज का 9वां प्रश्न, और प्रश्न है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है? हमें यह बताना है कि जो नीचे 4 कूट दे रखे हैं उनमें से कौन सा भारत का ऐसा नगर है जो सर्वाधिक पूर्व की तरफ अवस्थित है, ये आपको बताना है। और ये 4 कौन से हैं? ए है हैदराबाद, बी है भोपाल, सी है लखनऊ और डी है बंगलुरु। तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलुरु को बताना है कि इन चारों नगरों में से कौन सा ऐसा नगर है जो भारत का सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित नगर है। तो सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित नगर कौन सा है ये बताना है आपको। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलुरु के अंतर्गत। तो सर्वाधिक पूर्व के अंतर्गत अवस्थित, पूर्व में अवस्थित बताना है। कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? थोड़ा सोचिए कौन सा आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। हैदराबाद सही है, भोपाल सही है, लखनऊ सही है या बंगलुरु सही है? भी सर्वाधिक पूर्व में अवस्थित नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी लखनऊ।
कौन सा हो जाएगा? लखनऊ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत। व्याख्या में मैंने ये तीर के माध्यम से दिखा रखे हैं जो आपके उधर 4 ऑप्शन हमने ए, बी, सी और डी के अंतर्गत जो दे रखे थे उसके आधार पर। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम जो तीर दे रखा है, ये वाला तीर जो है ये किसको दिखा रहा है? ये लखनऊ को दिखा रहा है। ये है आपका लखनऊ क्षेत्र। इसके बाद में यह है आपका दूसरा तीर, और दूसरा तीर किसको दिखा रहा है? यह दिखा रहा है भोपाल को। फिर आता है तीसरे नंबर का तीर, और ये तीसरे नंबर का तीर जो है वो किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हैदराबाद को। और ये है आपका चौथा तीर, और ये किसको दिखा रहा है? बंगलुरु को दिखा रहा है। तो इनके आधार पर देखिए कि हमारे पास जो व्याख्या है, व्याख्या के आधार पर कौन सा जो क्षेत्र है वो पूर्व की तरफ सर्वाधिक अवस्थित है। तो इन चारों नगरों में पूर्व की तरफ अवस्थित क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्व की तरफ अवस्थित क्षेत्र कौन सा आ जाता है? लखनऊ आ जाता है, क्योंकि ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया? ये क्षेत्र है पूर्व, और ये कौन सा हो जाएगा? ये क्षेत्र हो जाएगा उत्तर क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो सर्वाधिक पूर्व की तरफ क्षेत्र कौन सा हो गया? इन 4 ऑप्शन में लखनऊ हो जाता है। तो इसके आधार पर आपका सी आंसर जो है वो सही रहता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? इन ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है भी कौन सा ऐसा नगर है जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। थोड़ा सा दिमाग को संतुलित रखते हुए आंसर देना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर इसका सटीक आंसर लगाना है। ये थोड़ा डीप प्रश्न आ जाते हैं, 9वां और 10वां काफी डीप प्रश्नों की श्रेणी में है आपके। तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम अवस्थित नगर कौन से हैं? इसमें ए ऑप्शन है अगरतला, बी है गांधीनगर, सी है जबलपुर और डी है उज्जैन। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, इन चारों में से कौन से नगर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम अवस्थित है? आपको इसका आंसर देना है। विकर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम क्षेत्र कौन सा है? अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है या उज्जैन है? दिमाग में मानचित्र को लेकर के आओ और उसमें इन प्रदेशों को ध्यान से चिंतन मनन करो भी अगरतला कहाँ पर है, गांधीनगर कहाँ पर है, जबलपुर कहाँ पर है और उज्जैन कहाँ पर है। पहले राज्यों को दिमाग में लेकर के आओ, फिर इन क्षेत्रों को भी उसमें नोटिफाई करो और फिर आंसर दो भी कौन सा आंसर जो है वो इस प्रश्न का सही रहेगा। तो जल्दी बताएं आप, इसका आंसर सही कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। और क्या आ जाएगा आपका? गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम दूरी पर अवस्थित क्षेत्र है। गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम अवस्थित नगर है इन 4 ऑप्शन के आधार पर। आइए हम देखते हैं भारत के मानचित्र में इन चारों स्थानों की स्थिति को। ये आपके 4 स्थान हैं जो मैंने तीर के माध्यम से पूर्व में ही दिखा रखे हैं। इनमें देखा जाए तो पहला तीर जो है वो किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है गांधीनगर गुजरात क्षेत्र को। ये है पहला तीर आपका जो गांधीनगर गुजरात को दिखा रहा है। तो इसमें आपको पहले मैं नोटिफाई कर दूं कि हमारे पास में ये यहाँ से ऐसे करते हुए एक लाइन जाती है, और वो लाइन कौन सी है? 23.5 डिग्री, अर्थात कर्क रेखा रहती है जो इस प्रकार से लगभग इसमें गुजरती है। तो उस आधार पर देखें तो हमारे पास में जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित नगर को ही बताना है। जिनमें देखें तो पहला तीर जो है वो क्या बता रहा है? गांधीनगर को बता रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो तीर है जिसमें ये बिंदु जो बनी हुई है, ये किसको बता रही है? ये उज्जैन को प्रदर्शित कर रही है, जो कि आपके पास में इस मध्य प्रदेश क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से इसी रो में
तीसरा तीर जो है वो आपका किसको दिखा रहा है, ये जबलपुर को दिखा रहा है, तो यहाँ जबलपुर है। और चौथा तीर जो है वो किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अगरतला को, जो त्रिपुरा के अंतर्गत अवस्थित अगरतला क्षेत्र है। तो इन चारों के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक निकट क्षेत्र कौन सा रहता है कर्क रेखा के, तो गांधीनगर रहता है। तो इस आधार पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि कर्क रेखा के इन चारों में से सर्वाधिक निकटतम क्षेत्र जो है वो कौन सा है, गांधीनगर रहता है। तो ये नगर कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित नगरों में से है। तो ये विशेषता हमारे पास में इस प्रश्न की रहती है। तो ये थी आपके पास में भारत के भूगोल की सेकंड पार्ट, जो कि एमसीक्यू आधारित व्याख्या सहित सभी प्रश्नों की जो आंसर है वो आपको दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने इनको ध्यानपूर्वक चिंतन मनन के साथ जो है वो देखा है और इनके आंसर दिए हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं किया है। और पहले की बजाय इस पेपर को करते हुए उनमें कॉन्फिडेंस अधिक रहा होगा और उनके अंतर्गत इम्प्रूवमेंट आया होगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने साथियों को अधिकतम इसको शेयर करें, ताकि सभी साथी जो है वो इसका अधिकतम लाभ उठा सके। और जिस विद्यार्थी के जितने जितने प्रश्न जो है वो इसमें सही हो रहे हैं, उसके आधार पर सभी अपना नीचे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताएं कि किसका कितने कितने सही हो रहे हैं और कितने जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो वो सब चीज़ें आप इसमें शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मुलाकात होगी, जो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू आधारित प्रश्न होगा, जिसमें आपका पार्ट 3 लेकर के जो आएंगे वो रहेगा हिमालय पर्वतमाला एवं दर्रे। तो तीसरा जो पार्ट आएगा वो होगा हिमालय पर्वतमाला और दर्रे। तब तक आप जो है वो इस टॉपिक के लिए अपडेट हो जाएं, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से तैयार रखें। नई वीडियो के साथ, नए जोश और जुनून के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।